हाँ, 10 तक हो गए थे। 10 नंबर तक पिछली बार जब हम कर रहे थे इसको। अच्छा, 11th वाला, इफ अगर आपको पीडीएफ साफ नहीं दिख रही है तो आप पीडीएफ अपने मोबाइल में खोल लीजिएगा, है ना। तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगी। इफ अगर इसमें देखने में दिक्कत आ रही हो A to Z कुछ भी ऐसा सच इशू है तो, है ना। तो ये आपका बात कर रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में सही है। तो पहला बोल रहा है कि दे आर sacrosanct in nature and cannot be amended. They are available against the action of both and private individual. They operate as check on the tyranny of both executive and legislature. मतलब बेसिकली इसका कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि इनको कभी अमेंड नहीं करा जा सकता। पहले वाला एक तरीके से ये है कि मतलब एक तरीके से ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इनको अमेंड नहीं कर सकते। सेकंड सिंपल वे में ये बोलना चाह रहा है कि मतलब ये अवेलेबल हैं एक्शन लेने के खिलाफ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के रेस्पेक्ट में, है ना। बेसिकली थर्ड ये बोलना चाह रहा है कि ये ऑपरेट करता है चेक्स ऑन द टायरनी, किस पे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे। बेसिकली इसमें कौन सा गलत है, मतलब बेसिकली कौन सा गलत नहीं, कौन से ऑप्शन इसमें सही है वो इसमें फाइंड आउट करना है। तो आपके अनुसार कौन सा इसमें सही ऑप्शन हैं, आपको दिख रहे होंगे, आप टाइप कर दीजिएगा। सी, ओके, सी ऑप्शन, एग्जैक्टली सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, है ना। इसका देख लेते हैं क्यों करेक्ट आंसर है। देखो, फंडामेंटल राइट अमेंड करे जा सकते हैं, है ना। बेसिकली फंडामेंटल राइट अमेंड करे जा सकते हैं, बट जब मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक तरीके से वायलेशन ना करें, है ना। बेसिकली उस हद तक वायलेशन मतलब इन द सेंस कि आपने अमेंड करके उसमें कुछ ऐसा पार्ट इंक्लूड कर दिया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के लिए खतरा है, या जेबी, और बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम, है ना। तो ये पहला वाला तो बेसिकली गलत है। ऐसा नहीं है कि नहीं करे जा सकते, करे जा सकते हैं। आपने देखा होगा ना टाइम टू टाइम इसमें ऐड ऑन हुए हैं, जैसे 16(4), है ना। आर्टिकल 16 में क्लोज 4 वगैरह, या आर्टिकल, है ना, मतलब तमाम आर्टिकल वो 39B और 39C लाए गए। आर्टिकल 40 मतलब बेसिकली वुमन को वो करने के लिए कि वुमन और चाइल्ड से रिलेटेड इफ अगर कोई स्टेट प्रोविजन बनाना चाहता है तो ला सकता है। तो वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में थे, बेसिकली राइट टू इक्वलिटी, बट उस चीज को अब वो दे दिया गया एक संविधानिक दर्जा टाइप से, है ना। तो ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, है ना। अमेंड करने के बाद ही तो उसमें राइट टू प्राइवेसी ऐड हुआ ना, मतलब बेसिकली राइट टू प्राइवेसी उसमें 2017 में केएस पुट्टा स्वामी केस में, है ना। तो वो वाली चीजें, सेकंड वाला भी करेक्ट है। वो फर्स्ट वाला गलत है, बेसिकली 2 और 3 करेक्ट है। ये सही बात है कि एक अत्याचारी सरकार पे चेक्स एंड बेल चेक्स का काम करता है एक, है ना। चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो, इफ अगर कोई एग्जीक्यूटिव गलत काम कर रहा है तो आपके पास आर्टिकल्स हैं, है ना। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं जाके कि भाई आई हैव राइट टू लाइफ। इफ अगर आपको कोई चीज कुछ भी करने से रोकता है ना, तो बेसिकली आपके कुछ भी अगर कुछ ऐसा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर गलत करते हैं तो आप बेसिकली मतलब उनके मतलब एक तरीके से आप अपनी आवाज को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट। ये है कि दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ। दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज करा जाता है। पहला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। सेकंड, कि इनको एनफोर्स करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेशन के थ्रू, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा इनको एनफोर्स करा जाता है। तो आप बताएं इनमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं, आप टाइप कर दीजिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, किसमें, ऑप्शन सी। एग्जैक्टली हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। पहला ऑप्शन भी करेक्ट है। ये पहले में थोड़ा सा किसी को हो सकता है कंफ्यूजन,
तो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज करा जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी लॉ की। और सेकंड वाला तो करेक्ट ही है भाई, है ना। उसमें आपका लेजिस्लेशन के थ्रू आपका वो होता है बेसिकली इनेक्टमेंट एनफोर्स, है ना। जस्ट लाइक जैसे आप देखते हैं ना कि ये नेशनल एंथम से रिलेट नेशनल एंथम बोल रहा हूँ, नेशनल फ्लैग कोड निकाला जाता है, नेशनल ओनर एक्ट आया था 1971 में, है ना, कि एक तरीके से आपको इंसल्ट नहीं करनी है नेशनल सिंबल्स वगैरह की, उससे रिलेटेड आया था ना नेशनल ओनर एक्ट 1971 में। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से कहाँ से एनफोर्स हुआ ये? पार्लियामेंट से। तो ऑब्वियसली बात है भाई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ही होगा, है ना। ओके, 13 पे चल लेते हैं। 13 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द फीचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से फीचर है इंडियन सेक्युलरिज्म के जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करे गए हैं? पहला, रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। की रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, उसमें किसी भी स्टेट के द्वारा इंटरफेरेंस नहीं करा जाता है बेसिकली, मतलब इंटरफेयर नहीं करा जाएगा स्टेट के द्वारा, बेसिकली कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। सेकंड, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट। मतलब किसी को भी एंट्री डिनाई नहीं करी जा सकती उसके रिलीजन और कास्ट को मद्देनजर रखते हुए, है ना, स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बेसिकली। ये भी ऑप्शन सेकंड था। थर्ड ऑप्शन, every religious denomination has the right to establish and maintain charitable institution without any limitation। कि सारे रिलीजियस मतलब उनको एक तरीके से एस्टेब्लिश और मेंटेन करने का एक तरीके से राइट है बिना किसी लिमिटेशन के। मतलब जितने भी रिलीजियन है ना, उनको एक एस्टेब्लिश और मेंटेन करने का एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बिना किसी लिमिटेशन के राइट है बेसिकली। तो इनमें से अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन टाइप करा है सी, पहले सी लिखा फिर बी लिखा। ओके, बी ऑप्शन, एक सी ऑप्शन आया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 13 का सी ऑप्शन, है ना, टू ओनली, बी वाला ही सही है। अब देख लेते हैं क्यों गलत है वो बेसिकली, है ना। पहला वाला वो बोल रहा है कि रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, है ना। देयर इज नो इंटर, मतलब जो पहला वाला ये बोल रहा था ना कि कोई भी स्टेट के द्वारा इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आप इसमें ये देख सकते हैं ऐसा नहीं है। इंटरफेयर इन द सेंस कि वो कर सकते हैं, बट ऐसा इंटरफेरेंस आप डायरेक्टली इंटरफेरेंस को रिलेट ना करें। स्टेट इंटरफेयर बेसिकली करता है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। वो आपकी कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करता है। ये सही बात है कि एक पर्सनल मैटर है, बट रेगुलेट इन द सेंस कि आपकी कोई एक ताजिया वगैरह निकल रहा है या कुछ जागरण वगैरह हो रहा है या कुछ भी ए टू जेड ऐसा, लाउड स्पीकर्स वगैरह लग रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे स्टेट को आना पड़ जाता है। वहाँ पे सोशली एक्शन या सेक्युलर मतलब एक तरीके से सोशल हार्मनी बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो एक तरीके से उसको इंटरफेयर करना पड़ जाता है बेसिकली, कुछ एक्टिविटीज को ध्यान में रखने के लिए। मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है इफ अगर आप कोई जागरण वगैरह करा रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, ए टू जेड कुछ भी करा रहे हैं, कहीं से कोई झांकी निकाल रहे हैं किसी एक बड़े लेवल पे, तो आपको वहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है ना। तो बेसिकली आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ा एक इन्वॉल्वमेंट टाइप से आ जाता है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि वो किसी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी एक ही रिलीजन को फेवर कर रहे हैं दूसरे को नहीं कर रहे हैं। वो एक गलत चीज हो जाती है ना। वो सबको एक बराबर ट्रीट करते हैं एज अ इन द सेंस कि लॉ एंड ऑर्डर वाली जब सिचुएशन वगैरह ये सारी चीजें हो जाती हैं तो, है ना। तो पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत है। और सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है? क्योंकि भाई सही बात है, किसी को भी नहीं मना करा जा सकता, किसके ग्राउंड पे? रिलीजन और कास्ट के ग्राउंड पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट का है, वो आपको डायरेक्टली आर्टिकल 29 का 2 क्लोज देता है आपको ये सारे राइट, और प्लस आपको आर्टिकल 15 भी है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, जेंडर, ये सब, है ना। तो बेसिकली स्टेटमेंट 2 तो सही है।
थर्ड वाला गलत हो जाता है कि इसने ये मतलब जो बेसिकली इसने यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश करी कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, बट ऐसा नहीं है ना। ये सही बात है कि सारी उनको एप्लीकेबिलिटी है कि बेसिकली वो अपना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी लिमिटेशन। लिमिटेशंस होती हैं, अगर आपने देखा होगा तो हम रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं किन ग्राउंड्स पे। एक ये क्वेश्चन भी था, ये शायद किस पेपर में आया था, ये शायद यूपीएससी में ही आया था या किस में आया था कि किन ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्ट मतलब कौन से ग्राउंड होते हैं रेस्ट्रिक्शंस के। तो एक पब्लिक ऑर्डर होता है, मोरालिटी वाला होता है, हेल्थ वाला ग्राउंड होता है ना। तो लिमिटेशंस इन द सेंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिना किसी लिमिटेशन के कुछ भी करते रहो आप, है ना। उसमें लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस के ग्राउंड भी हैं कौन से, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ वगैरह ये सारी चीजें, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। 14 पे आ जाते हैं। ये बोलता है कौन सा सुप्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस इज आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस रिलेट हैं जो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है बेसिकली। तो आपको वो केस हैं दे रखे हैं, आपको बताने हैं कौन कौन से रिलेट करते हैं। आईआर कोइलो केस है 2007 का, गोलकनाथ केस है 1967 का, मेनका गांधी केस 1978 का, मिनर्वा मिल केस 1980 का, है ना। जो कि डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के। बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें। किसने लिखा है सी? ओके ठीक है, आपने सी आंसर दिया है इसका। और कोई लिखना चाह रहा है? सी वाला आपने 3 और 4 क्यों बताया? आप खुद देखिए एक बार। 3 एंड आपने सी बोला ना, तो इसमें 3 और 4 हाउ? इसका ऑप्शन है बी। आपको डायरेक्टली पता है आई आर कोहिलो केस 2007 किससे रिलेटेड है, वही कि शेड्यूल 9 में डाल देते थे तो उसकी डेट वगैरह डिसाइड कर ली थी। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच का डिस्प्यूट है ही नहीं। गोलकनाथ केस, हाँ भाई रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? 1967 उसके बाद ही तो बेसिक स्ट्रक्चर आया ना, उसमें वो वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, फंडामेंटल राइट या कौन से ओवर रूल करेंगे, डीपीएसपी करेंगे, है ना। मेनका गांधी केस आपको डायरेक्टली पता है भाई, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, वही जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जो चल रही थी चीज़ें। जब गोलकनाथ केस आया था, गोलकनाथ केस में वो प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को डिक्लाइन करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फिर बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिक्लाइन करके प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो मेनका गांधी केस तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। मिनर्वा मिल केस 1980 एग्जैक्टली, ये उसी से रिलेटेड है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट वाले जुडिशियल रिव्यू वगैरह से रिलेटेड, है ना। तो आपको 14 का आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 15, which of the following would fall under the definition of a state as defined in the article 12 of the constitution? कौन सा definition मतलब कौन से fall करते हैं डेफिनेशन के अंदर स्टेट की, जो कि आर्टिकल 12 में डिसाइडेड है, जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। मींस आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है उसके अंदर, उस डेफिनेशन के अंदर कौन 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 आता है बेसिकली इनमें से। पहला डीएमआरसी, वही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। सेकंड यूआई एआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीति आयोग, आरबीआई। सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन टाइप इट, इजी है बेसिकली। किसी ने टाइप करा है क्या?
अच्छा, एक ऑप्शन डी। ठीक है, ये किसने लिखा है डी ऑप्शन? 1 2 3 4, यानी कि डी ऑप्शन बोल रहा है 1 2 3 4। एग्जैक्टली जिसने आंसर दिया है डी, वो एग्जैक्टली सही बात है ना। आपको आर्टिकल 12, आई थिंक, मैं नहीं समझता कि उसको इतना डिफाइन करने की ज़रूरत है। बेसिकली सिंपल वे में बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको यही बोला है कि जितने भी प्राइवेट बॉडी या कोई भी एजेंसी वगैरह हैं वो सारी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, है ना। स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य से नहीं होता। इफ आप अगर आप जैसे पीएसयू वगैरह, ये भी उसी के डेफिनेशन में आती हैं। ये सारी एक अपने आप में स्टेट हैं, ये एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट बॉडी है, बट ये अपने आप में एक स्टेट इन द सेंस की एक प्रोसीजरल टाइप से हो रहा है ना फॉलो हर एक चीज, है ना। और इतना आई थिंक अभी मैं नहीं समझता इतना इसमें डिटेल जाने की जरूरत है, ये सबको पता होगा आई होप, है ना। इजी था बेसिकली। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। पॉलिटी के बीच में ये काफ़ी अच्छी बात लगती है मुझे विजन की, वो थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन ला देता है इसमें। तो ये बोल रहा है कि द फेडरल सी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये बेसिकली वर्ल्ड मैप से रिलेटेड आप समझ लो इसको। एटलास वगैरह आप देखते हो तो आप काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं ये, है ना। ये वेडल सी आपको जो इन न्यूज़ में देखने को मिलती है वो कहाँ लोकेटेड है बेसिकली। इजी है, इजी क्वेश्चन है। ये किसने पहला ऑप्शन ईस्टर्न इंडियन ओशियन, बी वेस्टर्न पैसिफिक, सी आर्कटिक, डी अंटार्कटिका। किसने लिखा है बी ऑप्शन? ये पैसिफिक में कब हो गया मैम? ये इसका आंसर डी है, एंटार्क्टिका में है ये, है ना। इसको देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल ले रहे हैं। 17th पे, विच ऑफ विद रेफरेंस टू सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीबीसी के रेस्पेक्ट में इन स्टेटमेंट को देखिएगा और बताइएगा कौन से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, लेकिन ध्यान रखिएगा सीबीसी के रेस्पेक्ट में स्टेटमेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रेस्पेक्ट में। पहला स्टेटमेंट कि ये एक संवैधानिक बॉडी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके चेयरमैन और मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए इसमें। अब बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ही, एक दो जनों के आंसर आ रहे हैं बार बार। आप भी ट्राई करिए, तीन ही है हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बेसिकली क्या होगा? इसका आंसर बी है ना। बी आंसर क्यों होगा? क्योंकि आपको खुद पता है कि यार सीबीसी जो है ना, वो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा आई थी 1964 में, सांथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वगैरह था उससे रिलेटेड हो गया, तो ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू आई थी, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आपको संविधान में कहीं पे मेंशन मिलेगा? नहीं, है ना। तो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू आई है, तो पहला ऑप्शन वही गलत हो जाता है। हाँ, ये सही बात है कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ये सब वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट करे जाते हैं, है ना। ये सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is are correct with reference to the constitutional remedies provided under Article 32 of the Constitution? कि आर्टिकल 32 मतलब जो बेसिकली आपको ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके पास आर्टिकल है 32 का, तो उसके रेस्पेक्ट में बेसिकली कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है आपको वो बताना है। It is invoked to determine the constitutionality of any executive order or legislation if it directly infringes any fundamental right. Second, the Supreme Court has original and exclusive jurisdiction in case of enforcement of fundamental right. अभी हिंदी में भी देखेंगे। थर्ड बोल रहा है इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बेसिकली ये
स्टेटमेंट अगर तो कि ये करा जाए तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की या लेजिस्लेशन की, इफ अगर वो फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है या इन्फ्रिंज कर रहा है डायरेक्टली। सेकंड बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है एनफोर्समेंट से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स के। थर्ड की एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको अलग नहीं करा जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी, है ना, कैन नॉट बी टेकन अवे इवन वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं बताइएगा। अच्छा ठीक है, किसी ने टाइप करा हो। इसका आंसर सी, एग्जैक्टली सी आंसर है, सही बात है। तो आई थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं। भाई स्टेटमेंट वन तो डायरेक्टली सही बात है कि आपको आर्टिकल 32 है ही किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ही किस लिए, इफ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली हनन हो रहा है किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेजिस्लेशन ऑर्डर के थ्रू, है ना, ये आपको पता ही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है ना कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास। ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल है ज्यूरिस्डिक्शन ना कि एक्सक्लूसिव, क्योंकि उन मतलब हाई कोर्ट के साथ अंडर आर्टिकल 20 मतलब 226 के अंदर वो कर जाती है ना कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्करेंट टाइप से, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहां पे नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट में आप लीगल जो एक तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर रेड ज्यूरिस्डिक्शन या जितनी भी आपको ज्यूरिस्डिक्शन मिल रखी है उसके तहत। हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं लीगलिटी, मतलब वहां तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जाएंगे, लेकिन वहां फंडामेंटल राइट नहीं, वहां आपके लीगलिटी वगैरह या जो आपके लीगल राइट्स हैं उनके लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं ना सुप्रीम हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंदर, है ना। तो वहीं पे ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड वाला भी सही है कि आर्टिकल 32 एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं लिया जा सकता, है ना, वापस बेसिकली हटाया नहीं जा सकता। ओके कोई नहीं, 19 पे चल लेते हैं, इजी है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, मतलब कौन से इनमें से रीजन है, मतलब कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यूनियन टेरिटरीज क्रिएट करी गई इंडिया में। सबसे पहला कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। ये तो सिंपल है बेसिकली, इसमें क्या ही हिंदी में एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए होगी। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। मतलब कल्चरल हम इतने आपस में अलग थे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए कि भाई हाँ हमको दूसरी कंट्री पे अटैक करना है या A to Z बाहरी उन पे कब्जा करना है, ट्राइबल पीपल के इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने इसलिए बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया। तो आप बता सकते हैं एग्जैक्टली 19 का आंसर डी है। हाँ ये सही बात है ना, इसमें इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं समझता मैं, है ना, आपको पता ही है इजी है बेसिकली। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन द प्रीव्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिकली बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19। इनमें से कौन सा आर्टिकल 19 के अंदर जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह और एक्सप्रेशंस वगैरह से रिलेटेड आर्ट फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है, कौन सा फॉल करता है उसके अंदर। पहला फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने के लिए फ्रीडम, मतलब बेसिकली राइट टू स्ट्राइक, राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो ये भी सिंपल है, आप बता सकते हैं इसका भी, इसमें भी आई थिंक एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही इसमें आपको ध्यान में रखना है, आपका ऑप्शन एलिमिनेट होकर एकदम निकल जाएगा। मतलब बेसिकली आपको मेरे स्टेटमेंट से ये तो पता चलेगा कि
ऑप्शन डी तो नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने ये बोला कि एक इसमें एलिमिनेट करना है, बाकी सब निकल जाएगा। ना, इसमें वो जो ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन टू वाला जो है वो गलत है, राइट टू स्ट्राइक, है ना। वो एक तरीके से उसको कैसे प्रोवाइड कर रखा है, राइट टू पिकेटिंग करके, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब इफ अगर इस तरीके से राइट टू स्ट्राइक होगा तो भाई जो हॉस्पिटल में है वो तो हॉस्पिटल के कर्मचारी ये सारे कभी भी बैठ जाएंगे, है ना, स्ट्राइक पे, तो फिर लोगों की देखभाल कौन करेगा, वो अलग बात है। इसमें एक्ट है हमारे पास, ईएसआई में इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट करके है, कि अगर डॉक्टर्स को भी स्ट्राइक पे जाना है तो उनको पहले ऑल्टरनेटिव करना पड़ेगा सॉल्यूशन, तब जा सकते हैं, कुछ ऐसी इसेंशियल सर्विसेज हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है, बाकी सब है आर्टिकल 20 के अंदर। आई होप ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको यहीं पे आज कर लेते हैं।